अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक पल्स में खुशामदीद। मैं हूं उस्मा खान रूमी और ज़मीर हैदर साहब आउट ऑफ कंट्री हैं और इस वजह से जो उनका प्रोग्राम है ये करने की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी है। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इस वक्त मुतहर्रिक हो चुकी हैं और हुकूमत के इत्तेहादियों से मुसलसल राबते हो रहे हैं। हुकूमत भी अहम मुलाकातें करती नजर आ रही है, बहुत से दावे कर रही है, बहुत से वादे कर रही है अपने इत्तेहादियों के साथ। ऑपोजिशन दूसरी तरफ जो है वो नंबर गेम पूरे होने के दावे कर रही है, लेकिन मुलाकातों को खुफिया रखने की भी कोशिशें की जा रही हैं। बाज़ तबसरा निगार तो ये भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, अभी उनके नंबर गेम्स पूरे नहीं हो सके, कोई भी ठोस लाहे अमल वो अभी तक इख्तियार करने में नाकाम नजर आते हैं, क्योंकि जो पीडीएम इजलास है उसके बाद भी तहरीक अदम एतमाद के लिए कोई डेट नहीं दी जा रही ऑपोजिशन की जानिब से, बल्कि कहा जा रहा है कि अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें और गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, आवाम की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी सूरत में जब आवाम जो है वो महंगाई के खिलाफ जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, तो ऑपोजिशन इस मौके का फायदा उठा सकती है या नहीं? क्या जो अपोजिशन है वो अपने लोगों को सड़कों पर ला सकेगी और अपना खोया हुआ एतमाद बहाल कर सकेगी? क्या तहरीक अदम एतमाद लाने की सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं या अपोजिशन ये तहरीक लाने के लिए संजीदा भी है, और अपोजिशन इसमें किस हद तक कामयाब हो पाएगी ये भी देखना होगा। क्या तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ये जो दुरुस्त मौका है जिससे ऑपोजिशन कोई फायदा उठा सकेगी या नहीं? इत्तेहादी इस वक्त बहुत अहम फैक्टर हैं, इनके बारे में सोचना कि वो क्या सोच रहे हैं बहुत अहम बात है। क्या वो इस मौके पर सियासी फायदा उठाने का सोच रहे हैं या फिर अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखे हुए हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान सईद बसरा साहब। उस्मान साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगी। उस्मान साहब, ऑपोजिशन जो है वो पुरएतमाद है, खुफिया मुलाकातें भी कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अपना होमवर्क खुफिया तरीके से करने की संजीदा कोशिशों में मसरूफ है। क्या हुकूमत जो है वो इस वक्त अपना होमवर्क कर रही है या कर चुकी है, या फिर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो ये जरूरत ही महसूस नहीं कर रही कि उसको किसी भी होमवर्क की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। देखिए, मसला ये है कि हमें कोई तशवीश इस सूरत में हो सकती थी अगर ये वाकईतन ही कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी अपोजिशन ये बात करती है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, तो ऐसे किसी शख्स की तरफ से ये तरीके में एतमाद की बात की जाए जिसको पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी लोगों के अंदर मौजूद है। जी, अपोजिशन में आपको याद कर रहा हूँ, अभी तो जैसे भी आपने अपने इंट्रो में कहा, अभी तक तुझे बेचारे सारा भानुमती का कुंबा जो है मतलब अपोजिशन बनाया बदनवानी, तो सिर्फ अपनी बदनवानी को बचाने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। आप मुझे बताइए अभी कि ये कोई डेट ही नहीं दे पाए ना बेचारे। ये इजलास हो रहा है, वो इजलास हो रहा है, उससे मिल रहे हैं, परवेज इलाही साहब घर गए हैं, चौधरी साहब की समाजदारी कर रहे हैं, पेट फाड़ने वालों के पेट भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक वो इसको डेट नहीं दे सके। तो हम क्यों इनको संजीदा लें? हम जब ये मरियम निकली थी, इससे पहले भी पूरी ये मुतहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ की बदनवानी इनके साथ निकली थी पीडीएम की शक्ल में, तो ये कह रहे थे अब हम वो चल चला हो गया। तब तो तारीख भी देनी थी कि दिसंबर के बाद जो है वो धर्म तख्ता हो जाएगा। तो तारीख देने के बाद भी जब मसका की सूरत निकली तो कोई धर्म तख्ता होना बड़े दूर की बात है, तब को उसमें कोई हलचल ही नहीं थी। देखिए, मसला ये है, ये अपोजिशन जो आज आपको नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि ये पाकिस्तान के अवाम की बात करने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान में किसी जमहूरी प्रोसेस के साथ नहीं खड़े हुए। अब तो वो खुल के बता चुके हैं कि इमरान खान और उनका नारा इत्तेफाक उनका मसला है, इसके अलावा उनको पाकिस्तान में कोई और मसला नहीं है। तो ये तरीके अदम एतमाद अगर ये ला सकते होते, अगर इन किलों में तेल होता, अगर 9 मन तेल होता तो रदा आपकी नाच चुकी होती। मसला ये है कि बेचारों के अभी देखिए ना, अभी रिसेंट अभी हमने ओगा का जो बिल पास करा सेनेट के अंदर, जहां हमारी अददी अक्सरियत ही नहीं है, जहां हमारी अददी अक्सरियत नहीं है वहां बिल मेजोरिटी से हम पास करवा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल हमने पास करवाया है, हमारी वहां भी अददी बर्तरी नहीं थी। तो जहां हमारी अददी बर्तरी सेनेट में नहीं है वहां तो आप हमारे बिल रोक नहीं पा रहे, और पाकिस्तान के मुफाद आमा के बिल हुकूमत पास करवा रही है। और जहां आपकी अददी बर्तरी नहीं है सिरे से नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर, वहां आप कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे। देखिए, इनका एक मसला है, सिर्फ ये खबरों में रहने की जंग है।
सिर्फ अपोजिशन ये समझती है कि कोई लीडरशिप उनके पास है नहीं। नवाज शरीफ हस्बे आदत हस्बे मामूल अपने हस्बे वतीरा पाकिस्तान से भाग चुके हैं। कभी वो 40 संदूक लेके भागते हैं, इस बार वो जाली एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे भाग गए हैं। कैलकुलेशंस पूरी की हुई है, यानी आपने अपनी पूरी कैलकुलेशंस की हुई है? देखिए हमारे पास कैलकुलेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बिल्कुल सामने है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं रहा कि जिसने सेनेट के अंदर इलेक्शन उसका एक कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शन को हारा और बाकी लोग जीत गए, उन्हें आके अदम एतमाद का वोट खुद लिया। हमने जितने भी हमारी लेजिस्लेशन है कौमी असेंबली से पास करवाई है, हमारी अददी बर्तरी हर दफा उसके अंदर साबित हुई है और इनके अपने लोग नहीं आते। हम तो कहते हैं कि ये क्योंकि गैर जमहूरी एक प्रोसेस है, गैर जमहूरी एक मामला है कि आप लोगों के अरकान को तोड़े, लेकिन अगर ये जंग ये करना चाहेंगे जो कि ये बेचारे कर नहीं सकते, लेकिन जस्ट इन केस फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट करना चाहेंगे, फिर हम इनको बताएंगे कि पंजाब में आपकी खुल खुला के जो 8 लोग हमारे साथ हैं तो और कितने हमारे साथ रास्ते के अंदर हैं। पीपल्स पार्टी के अपने लोग सीएम को मिलते हैं मरकज के अंदर, फिर हम इनको बताएंगे कि जो आपके एमएनए गायब रहते हैं ना कानून साजी के दौरान जो गायब रहते हैं तो गायब कहाँ होते हैं, वो सब इनको बताएंगे। कोई कैलकुलेशन हम ऐसी कमजोर ऐसी भोदी अपोजिशन, ऐसी अपोजिशन जिसका कोई नैरेटिव नहीं है, ऐसी अपोजिशन जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका और उसकी स्ट्रेंथनिंग के साथ में खड़ी हुई, ऐसी अपोजिशन जो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी का नारा लेके आई है, जो सिर्फ एनआरओ चाह रही है, ऐसी अपोजिशन के साथ उनके अपने लोग भी खड़े नहीं है। इसका हमें मालूम है, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा और तवक्कल है और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने जो मैंडेट दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी जमाती भी हैं जो कुछ शिकायतें भी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ये शिकायत है। बहरहाल उन्होंने बाद में अवाम के सामने अपने अपने हलकों में भी जाना है और इस वक्त जो अवाम है वो कंटिन्यूस शिकायत कर रहे हैं हुकूमत से। बिजली मुसलसल महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत हम देख रहे हैं कि मुसलसल महंगी हो रही है, गैस भी अभी आप महंगी करने जा रहे हैं, तो ये और महंगाई की अलग से एक लहर, ये आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से जो है वो अशिया खुरनूश तक तो महंगी हो जाती है, तो ये पूरी एक लहर जो महंगाई की आ रही है, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक इस मौकिफ से कि आलमी सतह पर महंगाई जो है वो बढ़ रही है अवाम को मुतमईन कर पाएंगे और इत्तेहादियों को अपने साथ जो है वो अपने साथ रख पाएंगे? देखिए आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हम अपने इत्तेहादियों के ऊपर बात करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इत्तेहादी हैं वो रोजे अव्वल से हमारे साथ खड़े हैं। तमाम किस्म की अफवाह साजी के बावजूद वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तमाम किस्म के प्रोपेगेंडे के बावजूद वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी अगले रोज जब शहबाज शरीफ साहब ने एरियां रगड़ के वक्त लिया चौधरी साहब से, चौधरी बरादरान से, मुस्लिम लीग काफ से कि हमने आपकी इयादत के लिए आना है, उसके ऊपर भी चाय की प्याली में बड़ा तूफान उठा और उससे अगले रोज ही मोहम्मद सलाही साहब ने कहा कि ये भी तमाशा लगा हुआ है। अब देखिए ना, इससे बढ़ के हमारे इत्तेहादी वज़ीर आज़म और हमारी अपनी हुकूमत के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? अब तो मसला ये है कि ये सारी गुफ्तगू ही खत्म हो जानी चाहिए जब उन्होंने कहा कि ये तमाशा जो लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब और उनके जो हमज़ेन दूसरे एनआरओ के मुतलाशी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि अगर वो तमाम तर कोशिश के बावजूद, तमाम तर मामलात के बावजूद भी अपने हिस्से में इस तमाशे का लफ्ज करा पाए हैं तो उनको ये अंडरस्टैंड कर हो चुका है और उनको कर लेना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ इत्तेहादियों को कोई मसला नहीं है। एमक्यूएम हमारे साथ खड़ी है, वो बिल्कुल ऐलान कह चुके हैं। हमारे जितने भी लोग हैं हम तो कहते हैं ये घोड़ा और ये मैदान हाजिर है, ये घोड़ा भी हाजिर है। भाई तवक्कुफ किस बात का है, देर किस बात की है? अगर इस अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हों, ये रात के 12 बजे उस्मान साहब आपके इत्तेहादियों की तरफ से ही शिकायत आ रही हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आप अवाम के मसाइल का हल करें। परवेज खटक साहब के साथ जो इजलास के अंदर जो मामला हुआ वज़ीर आज़म साहब के साथ, उन्होंने भी अवाम के मसाइल को उठाया वहां पर कि अवाम जो है वो हमसे जवाब मांग रही है कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है और हमने अगले वोटों के लिए भी जो है वो अपने अपने हलकों में जाना है। तो उनकी बात ठीक है, तो क्या आप जो इत्तेहादी हैं उनकी जो तजावीज हैं उनको संजीदा ले रहे हैं? अच्छा, ये मैं आपको में ये अर्ज करूं कि क्योंकि अब जो नया एक ऑर्डिनेंस आ गया है ये फेक न्यूज के ऊपर और प्रोपेगेंडा और सेंसेशनलाइज करने के ऊपर, तो इंशाल्लाह पर आप देखेंगे कि अब जो इस तरह की खबरें हैं ना कि वो परवेज खटक ने ये कह दिया, परवेज खटक ने वो कह दिया, जराए ये कह रहे हैं, ये इंशाल्लाह दम तोड़ देंगी। क्योंकि मैं तो वहां मौजूद था,
ऐसी बात तो सिरे से हुई नहीं है जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया। अच्छा उस्मान साहब, जो काफ लीग है वो पेट्रोलियम मसनूआत जब से बड़ी हैं और महंगाई के खिलाफ पीटीआई हुकूमत से नाराज भी नजर आ रही है, कुछ शिकायतें भी कर रही है, बल्कि जो काफ लीग के एक रहनुमा है उन्होंने ये दावा भी किया है कि जो उनका अपना इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम रास्ते खुले रखने चाहिए हुकूमत के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी, जो कोई डेडलॉक जो है वो नहीं होना चाहिए। जी देखिए, मसला ये है कि जो पहली बात जैसे हमने अभी अपने पहली बात की है कि इससे हमारे साथ खड़े हैं, इसके ऊपर कोई बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी रीजनेबल डाउट, ये तो बात खत्म होगी। अब दूसरी बात यह है कि जारी बात है कि वो अपनी उनकी जमाते हैं, उनका अपना एक राय अमल है, अगर वो समझते हैं कि उनको हुकूमत के अलावा अपोजिशन से भी निगोशिएट करना चाहिए, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत भी कह रही है कि हमें अपोजिशन से निगोशिएट करना चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के काम के लिए आइए, हम तजावीज दीजिए, हमने किस तरह कवानीन में बेहतरी लेके आनी है, किस तरह हम नया कवानीन को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम बेहतर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर करवा सकते हैं, किस तरह जैसे हमने ईवीएम के ऊपर उनसे कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, कानून साजी हिस्सा लीजिए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमारी इत्तेहादी जमाते हैं अगर वो, लेकिन एक चीज देखिए ना, इस सारी जो एक मसला यहाँ पे खड़ा किया गया है एक डिफेक्टो किस्म का, ये पहले भी जो हम वो हुकूमत जा रही है जी दिसंबर में चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, अब वो दाना पानी क्या हो गया, अब ये तरीके चीजें एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का हिस्सा है। इमरान खान, मैं आपको पूरी वसूल से कह रहा हूँ और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ना सिर्फ ये 5 साल बल्कि अगले 5 साल भी इमरान खान नहीं है, राइट। जो सारा चाय की प्याली में तूफान है, ये जो इत्तेहादियों को लेकर के और जहांगीर तरीन साहब को लेकर के, ये महज इसलिए है कि शहबाज शरीफ के ऊपर सब जुर्म आयद हुई है, सब जुर्म पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जो चीटियां लगी हैं, बदतरीन स्कैंडल है पाकिस्तान का, जो मकसूद चपरासी से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 अरब 73 करोड़ रुपया मकसूद चपरासी के अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब को जाता रहा है। तो ये है सब में इसका पसंद है। बाकी जहाँ तक हमारे एयरलाइंस की बात है, तो ना सिर्फ हमारे साथ खड़े हुए हैं बल्कि गवर्नमेंट के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ हर चीज के ऊपर साथ खड़े हैं, जिससे हुकूमत आगे 5 साल पूरे करेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है, क्या आप जो इत्तेहादियों की शिकायत हैं या उनकी जो तजावीज हैं उनको संजीदगी से ले रहे हैं? बिल्कुल संजीदगी से ले रहे हैं जी। देखिए, हम एक इतिहास के अंदर हैं, उनकी रिजर्वेशन हैं, हम उस रिजर्वेशन को बिल्कुल संजीदगी से लेते हैं और उसके ऊपर जो मुनासिब एक अमल दरामद है वो भी हो रहा है। इसीलिए उनकी रिजर्वेशंस क्या है? उनकी रिजर्वेशंस ये है कि महंगाई बढ़ रही है, उनकी रिजर्वेशंस ये है कि जो है वो पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जैसे IMF के साथ मुआहदा भी किया है, जून तक जो है वो हमें पता है कि हर 15 दिन बाद जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ऐसे में फिर आप इत्तेहादियों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जरूर अर्ज करूँ कि ऐसा कोई मुआहदा हमारा IMF के साथ नहीं है कि हर 15 दिन के बाद जो है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेगी। मसला ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके इंटरनेशनल जो प्राइस है उसका लिंक है, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ओपेक तय करता है वही उसी के हिसाब से चीजें बढ़ती हैं, किसी किसी मुआहदे करता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ के जो भी उनके जेन्युइन रिजर्वेशन हैं, क्योंकि बहुत से रिजर्वेशन रहती हैं जो संभव आपके मीडिया के हिस्सा ना हो, जो नीचे हल्कों के ऊपर पॉलिटिक्स के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उन तमाम रिजर्वेशन को ना सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं बल्कि करते रहेंगे। देखिए, उन रिजर्वेशन को हम एड्रेस कर रहे हैं, तभी इस तमाम पर जो एक सो कॉल्ड एक किस्म का प्याली में तूफान है सियासी, उसके बावजूद इत्तेहादी जुड़ के हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो शहबाज शरीफ की तमाम इक़दाम को एक ड्रामा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सारा एक तमाशा लगा हुआ है, तो जारी बात है हम उनके तमाम जो जेन्युइन कंसर्न हैं वो उसको बिल्कुल एड्रेस करते हैं, जो उनके पोलिटिकल कंसर्न है उसको एड्रेस करते हैं। इसीलिए हमारे साथ इत्तेहाद के अंदर है और इंशाल्लाह आगे भी उसको कैटर करते रहेंगे और बेहतर तरीके से कैटर करेंगे, ये अल्लाह ने चाहा। उस्मान साहब, आखिरी साल है तकरीबन हुकूमत का, वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी पर हमने देखा कि वज़रा को सर्टिफिकेट्स दिए हैं और कुछ वजारतें ऐसी हैं कि जिन पर उनको सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए। तो क्या अब वज़ीर आज़म जो है वो अपने वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन है या फिर जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए उनकी वजारतें दोबारा तब्दील होने का इम्कान भी है? नहीं, देखिए, इस सारे प्रोसेस को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर एक नई किस्म की तर्ज हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लेके आए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले आज तक किसी भी वजारत की जो कारकर्दगी है और वज़रा की कारकर्दगी को लोगों के सामने नहीं रखा गया और कभी भी उसको उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे जज नहीं किया गया। कभी भी काबीना का इस तवातर के साथ इजलास नहीं हुआ है।
تو یہ جو ایک تبدیلی ہے پاکستان کے اندر، ظاہر بات ہے کہ نئی چیز ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس سے پہلے 73 سال میں تو یہ نہیں ہوئی، تو اب یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کے ہاں جو وزارت ہے وہ کوئی عہدہ ایسا نہیں جس کے اوپر ایسی انجوائے کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ وزارت جو ہے یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہے، اور آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی خدمت کی، اور اس کے اندر وہ اس کو طے کر رہے ہیں تاکہ باقی جو وزارتیں ہیں ان بہتر کام کریں. اور بالکل تبدیلی کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ تبدیل کریں گے. 10 جو 10 آؤٹ آف آل دی منسٹریز تھی ان کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اس سے ہوا کیا؟ لیکن آپ بات کر رہی ہیں باقی وزارتوں میں اور وزیروں میں اور اس کے اسٹاف میں جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بہتر کارکردگی کریں تاکہ پہلے 10 وزراء کی اس لسٹ میں جگہ پا سکے جو کارکردگی. یہ آپ نے بات خود ہی کہہ دی کہ جو وزراء ہیں یہ جو سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یہ وزراء کا جو مرال ہے اس کو ہائی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی کارکردگی سے متعلق چونکہ وہ عوام سے متعلق بھی ہیں تو عوام سے بھی رائے لی جانی چاہیے تھی؟ دیکھیے اگر آپ اس کے پورے میکینزم کو آپ سمجھیں گے کہ ایٹ لینتھ میں ایک چیز ہے، میں آپ کو پورا بنا سمجھا سکتا ہوں کہ کس طرح دیکھیے یہ جو ساری ان پٹ آئی ہے کہ ان کی کارکردگی جو عوام کے ٹورڈز ہے اس کی بیس کے اوپر ہے. دیکھیے کہ مراد سعید کو کہا گیا کہ نمبر 1 کے اوپر ہیں، تو مراد سعید نے اپنے 3.5 سال کے اندر آپ کی جو ڈوبا ہوا پاکستان فورس تھا اس کو اٹھایا ہے، اس کے اندر نئی جہتیں لے کے آئے ہیں. پاکستان پوسٹ کو صرف کاغذوں کی اور بسیدہ عمارتوں سے نکال کے وہ عمل کی خدمت کی طرف لے کے آئے ہیں. انہوں نے 3.5 سال کے اندر آپ کی انہوں نے فگر دیے ہیں قومی اسمبلی کے اندر کہ انہوں نے مسلم لیگ کے 5 سال کے ٹینیور سے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں NHA نے. تو انہوں نے ریکوریز کی ہیں جو کہ کم از کم 80 ارب کے قریب ریکوریز ہیں جو انہوں نے کی ہیں جو NHA کے اندر کام کیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی پبلک ایٹ لارج کو فائدہ دیتی ہیں اور اسی بیس کے اوپر ان کی کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کی رینکنگ کی گئی ہے. تو جو کہ پازیٹو مثبت بات ہے. پاکستان میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح پہلے ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ ایک دیکھیں نا سمدھی تھا، اس کی کیا کوالٹی تھی، کوالیفکیشن تھی کہ وہ ایک سمدھی ہے اور 80 کمیٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کبھی کسی نے اس پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون میں اس نے تو سوال ہی نہیں کیا کہ آپ 80 کمیٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کہ آپ نواز شریف کے سمدھی ہونے کے علاوہ آپ کی کیا پرفارمنس ہے. کبھی کسی نے سوال نہیں کیا. کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ مریم جو ہیں وہ کس کیپیسٹی کے اندر وزیر ہاؤس کے اندر میٹنگ کو چیئر کرتی ہیں. تو یہ تو عمران خان نے اپنی جو خود اقتصادی کا عمل ہے پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ جو اقتدار ہے وہ اصل میں خدمت ہے اور خود اقتصادی سے شروع ہوتا ہے. صحیح، عمران خان ہی ہے جنہوں نے خود احتسابی کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. بہت شکریہ. سعید بصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت کا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر نیکسٹ گیسٹ سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. آمدید ناظرین. اپوزیشن اس وقت پر اعتماد ہے اور حکومت بھی پر اعتماد ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی اپوزیشن، اور اتحادی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق صاحب نے. صدیق الفاروق صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. صدیق صاحب، اپوزیشن اس وقت مسلسل کوششیں کر رہی ہے، مسلسل رابطے کر رہی ہے، جہانگیر ترین سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا جہانگیر ترین گروپ کے جو اراکین ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کر سکیں گے ایسی صورت میں جبکہ وہ نااہل ہو جائیں گے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں انہوں نے سیاست میں رہنا ہے، عوام کی عدالت میں جانا ہے اور عوام کی عدالت سے انہیں ان کے حق میں فیصلہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ملتا ہے. اس وقت موجودہ حکمران جماعت کے اور ان کے ساتھ ہی ان کے جو حمایتی ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ اس کارکردگی کی بنیاد پر تاریخ ہے. تو اگر انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس نے بھی، تو انہوں نے یہ خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. کیونکہ اگر یہ اسمبلی فرض کریں 5 سال پورے بھی کرتی ہے، 5 سال انہیں نہیں مل سکتے. اور اگر آپ کی بات کہ جی ان کی سیٹ جائے گی اگر عدم اعتماد میں ساتھ دیتے ہیں، تو وہ 1 سال اپنا یا 1.25 سال قربان کر کے تو وہ 5 سال اپنے محفوظ بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ موجودہ حکمران جماعت اور بالخصوص ان کے سربراہ
जिस तरह से उनका रवैया मनफी है, बार बार यू टर्न लेते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अवाम की जिंदगी को मुश्किल तरीन कर दिया है, और जिस तरह से वो सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कहने पे तुले हुए हैं, उससे उनकी पार्टी के बहुत से बाज़मीर लोग जो हैं वो अपने आप को मुश्किल में महसूस करते हैं। वो फेस सेविंग नहीं पाते कि इस तरह के लोगों के साथ वो कैसे रहें और कैसे अपना दिफा करें। तो अब आ गई एतमाद की बात और तहरीके अदम एतमाद की। तो मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है उज़्मा खान साहिबा, बैन अवी सतह पर हमारा इमेज बर्बाद हो गया है। IMF के मौजूदा हुक्मरान तो बस आप यूं समझे टैक्स कलेक्टर हो गए हैं, ये आप यूं समझे कि ये उनके एजेंट बन गए हैं। ये नहीं देख रहे कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुमकिन है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, दहशतगर्दी बढ़ गई है। वो दहशतगर्दी जो मुस्लिम लीग नून के दौर में ऑपरेशन ज़रदस्त के नतीजे में खत्म हो गई थी, वो लोड शेडिंग जो खत्म हो गई थी, वो फिर दोबारा चीजें उभर आई हैं। गवर्नेंस का बदतरीन हाल है। इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि इनका जाना पाकिस्तान के मफाद में है। अब अपोजिशन के दावे भी आपके सामने हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ हलचल है वो आप देख सकती हैं। क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त वक्त है तहरीके अदम एतमाद लाने का? मैं समझता हूं कि 71-72% टाइम इन्होंने अपना जो है पूरा कर लिया है। इनके इंतखाबात जो हैं, जिस तरीके से इनकी हुकूमत बनी है, वो भी ये मुंतखब हुकूमत नहीं है। हमने तो इनका साथ दिया, इसके बावजूद कि ये डिलीवर करें। आपको याद है कि जब धरना दिया था तहरीके लब्बैक ने शुरू में ही, हमने बतौर अपोजिशन इनका साथ दिया। इंडियन हमला हुआ, हमने इनका साथ दिया। कोरोना आया, इनका साथ दिया। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब तकरीर करके चले गए। तो इस तरह से मौका दिया। हमने इनको इक्तिसादी जो है वो चार्टर का पेशकश की कि आइए इक्तिसादी चार्टर करते हैं ताकि मुल्क आगे चले, लेकिन मुल्क तो पीछे पीछे चलता चला गया। इसलिए यही वक्त मुनासिब है कि मुल्क को मजीद तबाही से बचाएं। सही। तो लेकिन सिद्दीक साहब, कुछ अर्सा पहले तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान को अपना टाइम जो है वो पूरा करने दिया जाए, क्योंकि जो ऑपोजिशन की हिकमत अमली रही है पिछले 3-3.5 सालों में, उसमें यही है कि हुकूमत को गिराने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई ऑपोजिशन की जानिब से। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो तज्जिया निगारों का बाद तबसरा निगार है, उनका ये कहना था कि जो नवाज शरीफ साहब है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि इमरान साहब की कारकर्दगी क्या है, और उसकी बुनियाद पर जो है वो नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है वो उतने ही वोट हासिल कर पाएंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त अपनी सोच बदल ली है? तजिया निगारों की भी बात ठीक थी, माजरत, और जनाब नवाज शरीफ की बात भी ठीक थी, लेकिन उनकी तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से मुल्क तबाही की तरफ चला गया है। देखिए ना, जब हमारा भाई और हरमैन शरीफैन के मुहाफिजीन, पाकिस्तान के दोस्त ये कहे पाकिस्तान को कि ये जो 3 अरब डॉलर है इन पे आपने 4% सूद भी देना है, अगर हम 72 घंटे में वापस भी ले सकते हैं, अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो दुनिया में जहां भी कहीं आपके असासे होंगे हम जब्त कर लेंगे, फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत रह जाती है इस मादरे वतन की। फिर इस तरह से आवाम, जिस तरह से आपने टैक्सी ड्राइव, आप खुद सर्वे करें जी। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, जाइए आवाम में, आवाम का हाल क्या है, बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबके का जो इस मुल्क का 85% है, जरा देखें उनका क्या हाल है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जब ये सर्वे आने वाले सारे 4 सूबों में इमरान खान साहब क्यों नीचे चले गए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क और कौम दोनों को बर्बाद किया है। तो फिर मियां साहब ने इस अपनी उस राय को रिव्यू किया कि काफी हो गया है। लेकिन सिद्दीक साहब, दूसरी तरफ हम देखें ना तो अवाम कहीं ना कहीं ऑपोजिशन से भी शिकायत करती नजर आती है कि हुकूमत की इस कारकर्दगी का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो ऑपोजिशन भी है, क्योंकि ऑपोजिशन ने अपना रोल अदा नहीं किया। पार्लियामेंट में वॉकआउट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपने बिल पास करा लेते हैं, कानून साजी हो जाती है, अपनी मर्जी से कानून साजी हो जाती है। जिस मकसद के लिए अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, जो या पीपल्स पार्टी को जो वोट दिया था, जो ऑपोजिशन जमातें उनको वोट दिया था, वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही हैं, तो अवाम आपसे भी मायूस है। मैं ये अर्ज करूंगा कि
عوام نے تو مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کے لیے ووٹ دیا تھا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر. یہ آپ کو معلوم ہے کہ انتخابات میں کیا ہوا، یہ سب جانتے ہیں. کیسے وہ سسٹم جو ہے رپورٹنگ سسٹم وہ بیٹھا، کیسے کچھ اور ہوا، کیسے فارم 45 95% جو ہے 95% فارم 45 ان پر پولنگ ایجنٹ سے دستخط نہیں. یہ اب 3.5 سال پہلے کی بات ہو گئی. اب جب یہ 3.5 سال گزرے ہیں، اس دوران میں عوام جو ہے وہ حکومت سے مایوس دکھائی دے رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کو بریک نہیں لگ رہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا جو اس سارے عرصے میں رول تھا، جو عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپوزیشن سے کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے، اس میں بھی اپوزیشن ناکام ہے. تو اس وقت جب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے بھی تیار ہیں مہنگائی کے خلاف، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ عوام تک اپنا یہ موقف پہنچا پائے گی کہ اب آپ اپنی ساکھ بحال کر پائیں گے؟ بالکل اپوزیشن کا کردار تنقید کرنا ہے، ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو 100 دن میں اور 6 مہینے میں اور 1 سال میں انقلاب برپا کرنے اور احتساب کر کے $200 بلین بیرون ملک سے لانے کے دعوے اور خدا کو حاضر ناظر کر کے کرتے تھے، انہیں اتنی مہلت تو دی جائے نا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو مہلت ہی نہیں دی گئی. تو دی گئی مہلت. ایک اب یہ کورونا کی بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ انڈیا کی مثال دے دیتے ہیں کہ کورونا پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں تو 100 گنا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی جی ڈی پی 8.5 کے حساب سے جو ہے وہ بڑی ہے. تو ان کی کیوں نہیں بڑی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے تعاون کر کے بھی ثابت کیا کہ بھائی ہم تو تعاون کر رہے تھے، اگر ان میں صلاحیت ہوتی تو کچھ کرتے. اب آ کے اپوزیشن چونکہ ماحول بن گیا ہے تو اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر یا خدا نہ خواستہ ہم لوگ کو دہشت گرد ہیں کہ ہم ان کو بم چلانے شروع کر دیں. نہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ عوام باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. لیکن عظما خان صاحبہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ذرا میں 30 سیکنڈ یہ بات کروں گا کہ ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم بڑے پیمانے پر لوگوں کو کال دیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ لوگ وہ غیر قانونی یعنی جلاؤ گھراؤں میں بھی نہ چل پڑے اس حکومت کے خلاف. تو ہم نے بڑی عقل سمجھ سے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اسی لیے ہم لوگ کانفیڈنس کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ ہم نے لانگ مارچ کا بھی آپشن رکھا ہوا ہے. وہ اگر اپوزیشن پیپلز پارٹی جو ہے وہ 27 فروری سے وہاں سے چلے گی، 5-10 مارچ کو یہاں پہنچے گی، تو 23 مارچ کا ہمارا بھی آپشن ہے، وہ دباؤ بھی رکھا ہوا ہے. اور ساتھ یہ بھی تو مجھے امید ہے کہ اس حکمت عملی سے ایک تو عمران خان صاحب اپنا وہ امیج کھو بیٹھے ہیں. ابھی ان کے جتنی کرپشن ہوئی ہے انہوں نے جناب علی اپنے آپ کو نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے قانون میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے نکال لیا ہے، نیب کے شکنجے سے باہر لے گئے ہیں. وزیر اعظم باہر، وزراء باہر، ان کے جناب علی صوبائی وزراء اعلیٰ باہر، اب صرف اپوزیشن اور نیب رہ گئے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ یہ خود انہوں نے کرپشن کی ہے، چینی ہو، گندم ہو، دوائیں ہوں، اور اپنا یہ حتیٰ کہ کووڈ-19 کے لیے غیر ملکی امداد میں بھی 40 ارب کی کرپشن سامنے آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ اپنا دفاع عوام میں نہیں کر سکتے. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اب نو کانفیڈنس آئے گی یا اس سلسلے میں جو اقدام ہوں گے عوام کی پذیرائی سے ہم آئینی طریقے سے حکومت کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عوام کا اعتبار ہم سے نہیں ہٹے گا. ساتھ دیں گے. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین، اپوزیشن جماعتیں اس وقت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو سکیں گی اور عوام کو سڑکوں پر لانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر پائیں گی. جبکہ دوسری طرف جو مسلم لیگ کاف ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اس وقت انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل پیرا نظر آتی ہے. جو تمام سیاسی صورتحال ہے اور جو اس وقت سیاسی منظرنامہ چل رہا ہے اور اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی ندیم اصغر کائرہ صاحب نے. ندیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. ندیم صاحب، اپوزیشن اس وقت بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کو کامیاب بنائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ جی اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم بنا تھا ہمارا اس وقت بھی کلیئر موقف تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جہاں ہم نے سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنا ہے اس
गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि इसकी वजह से लोग महंगाई की दलदल में पिस रहे हैं, महंगाई डे बाई डे हो रही है, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, खाते मिल नहीं रही। इसकी बिना पर जो पीडीएम की बुनियाद रखी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी थी, और आज उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, आपके सवाल की तरफ मैं आ जाता हूँ। और यही बात बिलावल था कि हमें कॉन्फिडेंस लेकर इनके खिलाफ आना चाहिए, लेकिन उस वक्त पीडीएम ने कहा कि नहीं, हमने लॉन्ग मार्च करना है और उसके साथ ही हमें जो है इसके खिलाफ रिजाइन करना है, जिसका बिलावल साहब ने कहा जी ये एक तो मीटिंग में नहीं हुआ और आज आप ये इशू लेकर आए, उस पर उन्होंने शो काज नोटिस दिया और हम उससे बाहर आ गए। उसके बाद हमने यही कहा कि हमें हाउस की लड़ाई हाउस में लड़नी चाहिए, जिसका बाई इलेक्शन मैंने कहा कि इलेक्शन लड़े, सेनेट का इलेक्शन लड़े, ये सारे की सारी। ये तो चले नदीम साहब, ये तो माजी की बात हो गई ना, इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? माजी को भी हमने देखना है ना। आप देखें कि हमने तो ये सारी चीजें कही थी, और आज अगर पीडीएम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस मौकफ को तस्लीम कर लिया है कि हमें नो कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि आज ये चीज साबित होगी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे वो आज तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं वो इसको तस्लीम कर रही हैं। और अगर लीडरशिप ने ये फैसला तो आप समझते हैं कि पहले नो कॉन्फिडेंस मूव लाने का वक्त दुरुस्त था या आज दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि दोनों वक्त दुरुस्त थे। अगर उस वक्त भी लेकर आते तो उस वक्त भी लोगों का यही रवैया था, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर। उस वक्त भी देखें ना, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कौमी असेंबली से सेनेट के मेंबर मुंतखब हो जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी हमारा जो मौकफ था कि हम लेकर आते हैं, हम नंबर्स पूरे करेंगे, लेकिन उस वक्त पीडीएम ने ये बात ना मानी और आज देर आए दुरुस्त आए। और आज अगर हम इसके ऊपर फैसला करते हैं और नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज पीपल्स पार्टी ने जो कहा था वो कर रही है। आज हम सड़कों के ऊपर भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, स्माइल गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, नालायक गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम हाउस में अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकफ को भी शख्सियत मिलती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ भी देगी। सही। जो पीडीएम है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जमातें चूंकि ऑपोजिशन इत्तेहाद में इकट्ठी थी, तो उसमें उनके कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी थे, कुछ सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ आपकी अपनी पार्टी के एजेंडाज भी होते हैं, उन सबको साथ लेकर चलना होता है। और कुछ मौकों पर जो है वो आपके इख्तलाफात सामने भी आए, जिसकी वजह से पीडीएम में जो है वो दरार भी पड़ी। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि जब ऑपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ बढ़ रही है हुकूमत की तरफ, और इस वक्त उसके इत्तेहाद की सख्त जरूरत है, तो ऐसे में जो आपकी जो सोच के इख्तलाफात हैं या अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको आप बालाए ताक रख सकेंगे और एक मकसद के लिए इकट्ठे हो सकेंगे? बात यह है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक ही मकसद होना चाहिए भी और है भी, वो ये है कि इस मुल्क से इस नालायक और नाअहल किस्म के वजीर आजम को उतारना चाहिए, और जिसकी वजह से हमें ना हमारी खारजा पॉलिसी ठीक है, ना हमारी अंदरूनी पॉलिसी ठीक है। इस नाअहल और नालायक के फैसलों की वजह से आज आप बॉर्डर्स की पोजीशन देख लें, हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मकसद जो है वो हमारा एक ही है, और तमाम सियासी जमातों को और इस पाकिस्तान की जो अवाम है उसको भी जो लॉन्ग मार्च हो रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, और हाउस में जो तब्दीली के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं उस पर भी एक ही मकसद है कि इससे हमें निजात हासिल करनी है, इस नाअहल और नालायक आदमी से। सही। तो जो आप इत्तेहादियों से राबते कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है वो जा रहे हैं परवेज इलाही साहब से मीटिंग करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि आप जो काफ लीग है उसको कन्विंस कर पाएंगे कि दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने लोगों के लिए, अवाम के मसाइल के लिए, अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ दें? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए उनका एक अपना रोल है, और हाउस में आपने नंबर्स ऑफ गेम के ऊपर बात करनी होती है। एक अपनी अपनी हैसियत में आप कुछ नहीं कर सकते। आज अगर 4 से 5 नंबर कौमी असेंबली में भी हैं उनके और सूबे में भी हैं, इसी तरह एमकेएम भी है, उनके नंबर्स भी अपनी एक हैसियत रखते हैं। दूसरी सियासी जमातें जो इस वक्त उनके इत्तेहाद के अंदर बैठी हैं
हाउस के अंदर, वो भी एक अपना वजूद रखती हैं। उनसे राब्ते तो सब करते हैं, अगर सेनेट का इलेक्शन था तो सबने राब्ते किए। हाँ, उन सियासी जमातों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने इस कौम इसी तरह इस नालायक गवर्नमेंट का साथ दिया, इसकी नालायकियों की वजह से जो हमारा मुल्क है वो डे बाई डे कमजोर हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई की दलदल में पिस रही है, हमारी फोर्सेस जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर गैर महफूज हो रही हैं, वो फिर उन लोगों को ये अगर वो साथ नहीं देते इस नो कॉन्फिडेंस में, तो मैं समझता हूँ कि कौम के वो भी मुजरिम होंगे। उन्होंने भी कल अवाम में जाना है, वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अवाम में जाना है, आज अगर 12 रुपए बिजली बढ़ रही है, 6-6 रुपए यूनिट बढ़ा रहे हैं, 12 रुपए तेल का रेट बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो नहीं समझते, उनकी सियासी जमातों से तल्लुक रखते हैं, उनके भी लोग हैं नीचे, वो उनको कह रहे हैं कि आप अगर कल अवाम में आएंगे तो आपका बुरा हशर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को मद्देनजर रखकर जो इत्तेहादी जमातें वो जरूर ये फैसला करेंगी कि इससे निजात हासिल करनी चाहिए। लेकिन ये राब्ते आप पहले भी मुस्लिम लीग काफ के साथ भी करते रहे हैं, एमक्यूएम के साथ भी करते रहे हैं, तो इस दफा ऐसा क्या है कि आप ये समझ रहे हैं कि काफ लीग आपका साथ देगी? हम समझते नहीं है, हमारी कोशिश है, हम तो चाहते हैं कि जिस मैच पर इस मुल्क को इमरान खान लेकर पहुंच गए हैं, इससे निजात का एक ही तरीका है कि हम सब सियासी जमातें हैं, वो अलायंस की सियासी जमातें हैं, वो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, मकसद हमारा एक होना चाहिए कि हमारी अवाम जो है उसको तकलीफ से निजात दिलानी है। देखिए, एक दिन वो टेलीफोन पर उस पे आते हैं, टीवी पर, और कौम को कहते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी। भाई अगर महंगाई कम है तो फिर लोगों को खाद क्यों नहीं मिल रही? फिर आप 6 रुपए यूनिट क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर 6 रुपए 12 रुपए आप तेल का रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? लाइनों में लगकर किसान को डंडे पाड़ रहे हैं, जो गरीब 3 चेक जो उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारा देखे ना 30 करोड़ के अबब जो है वो हमारा जरी रकबा जो है वो नहर के साथ मुंसलिक है, तो बाकी जो रकबा है वो उसको पानी हमने कहां से देना है? यूनिट वो पूरा नहरी जो हमारा निजाम है वो उस रकबे को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो बारानी इलाके हैं उनमें हमें ट्यूबवेल की जरूरत है। इसी तरह दूसरे इलाकों में जो हमारा रकबे दूसरे हैं जिनके ऊपर नहरी पानी नहीं जा रहा, वहां पर हमें ट्यूबवेल की जरूरत है। और बिजली के रेट से कैसे किसान पूरा करें? आप 1300-1400 रुपए या 1800 रुपए में गंदम लें और मार्केट में मिल रही है वो 2400 की, तो कैसे लोगों को आप मुतमिन कर सकेंगे कि आप महंगाई कम हो रही है? फिर ऊपर से बैठते हैं उनके जितने लीडरान है वो कहते हैं महंगाई भी कम है, मुल्क बड़ा खुशहाल है। इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस मौके पर अपने सियासी मफाद को मद्देनजर या फिर जो अवाम के मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखेंगे। नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस वक्त भी वो सियासी फायदा उठाने का सोच रहे हैं या फिर अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखे हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफिज नासिर।